देश में जो अपना काम करते हैं, आत्मनिर्भर जिनकी हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी जी। वो कोई बात नहीं, देश अभी भी उस मुद्दे पे तलाश कर रहा है कि 2 करोड़ नौकरी शायद आज मिल गई होती। तो इस तरीके से गला काट कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं होता, जो कि आज एक बड़ी अच्छी बात है। भारद्वाज जी ने भी कहा, झा साहब ने भी कह दिया, आज हम राजनीति करने नहीं बैठे हैं, लेकिन हम घूम फिर के पहुंचेंगे उसी पर कि आप इतनी नौकरी नहीं दे पाए, और भारद्वाज जी कह देंगे कि भाई सरकार ने ऐसा किया था, ये नहीं कर पाई। हमने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, आपने राजस्थान का उदाहरण दे दिया। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, लेकिन हम बात राजनीति की करेंगे, क्योंकि है तो हम पार्टी के प्रवक्ता ही। पूर्णिमा जी, अगर हमने ये कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हम एक कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी, तो इस सवाल तो पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल पूछा जा सकता है। सवाल पूछना अगर राजनीति है तो कहिए, तो मैं राजनीति छोड़ देता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ। नहीं, क्यों सन्यासी क्यों बनेंगे आप सन्यासी क्यों बनेंगे भाई दीपक झा जी? नरेंद्र मोदी जी की फिर दहाड़ में कौन आएगा आप सन्यासी बन जाएंगे तो मैं वही कह रहा हूँ, तो राजनीति में बैठे हुए हैं तो राजनीतिक सवाल तो पूछेंगे हम। नरेंद्र मोदी जी की तरह तो हम डमरू बजा नहीं सकते कि डमरू बजाए और सारी समस्या का हल हो जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ही डमरू बजा सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी गुफा में जा सकते हैं। तो आप गुफा में जाने से भी समस्या है आपको, आध्यात्म की तरफ कोई जाए तो उसमें भी समस्या हो सकती है। ठीक है, संभवतः मैं आपको उसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी। अपना ख्याल और ये अपनी समझ हो सकती है। नहीं, ठीक है, आपने अभी उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं दीपक जी, मैं फिर उस तरफ नहीं जाती, क्योंकि फिर पूरा देखिए डाइवर्ट हो जाएगा। मैं कह दूंगी कि प्रधानमंत्री जी साधना के लिए जाते हैं तो आपको दिक्कत है, प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जाते हैं अगर डमरू बजाते हैं तो आपको उससे भी दिक्कत है। अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकती कि राहुल गांधी क्यों नहीं जाते सोमनाथ, राहुल गांधी जी ये क्यों नहीं करते, राहुल गांधी जी को जब जरूरत पड़ती है तो जनेऊ पहन लेते हैं। तो मैं बेवजह इन सब पे नहीं जाऊंगी, दिक्कत हो जाएगी इसमें ना, फिर चर्चा इधर उधर चली जाएगी। ठीक है, कोई बात। मैं बेवजह मैं ये भी नहीं कहूंगा कि करें जी, आती हूँ, थोड़ा समय दीजिए प्लीज। 10 सेकंड। मैं कहूंगा सोमनाथ के अलावा भी इस देश में और भी ज्योतिर्लिंग बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिखेगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश में क्या किया, जिसकी वजह से तीसरी बार यहाँ के 140 करोड़ जनता ने उनको चुनकर केंद्र में बैठाया। मैंने कहा ना कि इस पर बहस चलेगी तो फिर बहुत इधर उधर चली जाएगी। वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं, वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं, तो भाजपा के लोगों को वापस से मुद्दे पर आ जाते हैं। रंजन सिंह साहब, इनको शिव जी डमरू दिक्कत है, ये टोपी पहन के राहुल गांधी घूमते हैं उसको दिक्कत नहीं है। तो भाजपा के प्रवक्ताओं को तो कुछ पता ही नहीं होता है। चलिए, आपको तो पता है ना, उनको नहीं पता तो आपको तो पता है ना, सारा ज्ञान कांग्रेस अल्लाह से शब्द है, जब बोलते आपको तो पता है ना, आपको पता है ना। चलिए, दिक्कत है आपको, शिव जी से दिक्कत है आपको, डमरू से दिक्कत है, सोमनाथ मंदिर से दिक्कत है। क्या चाहते हैं, मक्का मदीना चले जाए, मक्का मदीना चले जाए, वापस से आ जाते हैं चर्चा पे, संस्कृति सोमनाथ है, वापस से मक्का चर्चा मदीना पे आ नहीं जाते है। हैं। मैं डिबेट नहीं होना चाहती, इसीलिए मैं इन बातों को रोक रही हूँ। चर्चा पे आ भारत जाते की हैं। संस्कृति दीपक झा जी सोमनाथ है, मक्का मदीना नहीं है। रंजन सिंह साहब, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि कंपनीज की भूमिका भी इसमें बड़ी होनी चाहिए थी? हम सारा का सारा ठीकरा फोड़ दें कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए। कंपनीज अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हैं, अगर कंपटीशन में आ रही हैं, अगर गिग वर्कर्स एक बड़ी इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, अगर उससे वो कंपटीशन करते हुए पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो कंपनीज की भी एट द सेम टाइम बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसको अनदेखा किया गया। और बहुत अच्छा हुआ कि राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया और सरकार ने इंटरवेन करते हुए इस मुद्दे को सुलझा दिया। रंजन सिंह साहब, देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी, ये सामाजिक जो मुद्दा है, जिस तरीके से ये उठाया गया माननीय राघव चड्ढा जी के द्वारा, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। और साथ में हम अपने सरकार के प्रयास को भी साधुवाद देते हैं कि हमारे सरकार ने उस पर सुना और कार्रवाई किया। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, इनको पता नहीं है कि 29 साल पुराने जो कानून थे लेबर लॉज के, वो खत्म करके 21 नवंबर 2025 को नए कानून लाए गए, जिसमें कोड ऑफ वेजेज, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ द लेबर, ये सारे मामला पे बड़े व्यापक बदलाव किए गए। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना आता है, लेकिन एक अच्छा प्रयास आज बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि कांग्रेस के मित्र भी हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास का या काम का सराहना किए। मुझे लगता है कि मैं जब से मैं राजनीति में हूं तब से पहली बार कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने ऐसा
बोला है प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं इनको भी साधुवाद देता हूं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि सुरक्षा के साथ सेवा देना जो हमारे सरकार का संकल्प है, हमें लगता है कि कंपनियों का भी यही टारगेट होना चाहिए कि सुरक्षा के साथ सेवा देना। निश्चित रूप से हर कंपनी की प्रयास होती है कि जल्दी से जल्दी सेवा और गुणवत्ता के साथ, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। तो सरकार का ये कदम स्वागत योग्य कदम है और कंपनियों ने अगर इस बात को माना है तो उस कंपनियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी ने इस बात को एडमिट किया है। लेकिन इस घोर में हमें समझना पड़ेगा। बात एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं पूर्णिमा जी। ये जब हमें सरकार जब सौंपे थे 2014 में, तो लगभग 79,000 किलोमीटर का हाईवे था। आज लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से 2.25 लाख किलोमीटर का हाईवे हो चुका है। मैं आपको कह रहा हूँ 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहा है। क्या उसमें रोजगार के अवसर सृजन नहीं हो रहे हैं? क्या इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर देश में हो रहे हैं तो क्या उसमें रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है? इनको सिर्फ वही चीजें समझ में आती हैं जो इनको सरकारी नौकरी ही समझते हैं कि ये रोजगार होता है। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे बात करता है कि हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे, हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है। तो इस तरीके के व्यवस्था को अगर सरकार लागू करती है पूर्णिमा जी, तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और हमें नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें रेगुलेशन की बात जरूर होनी चाहिए थी और बहुत पहले इस पर मैथिल साहब रेगुलेशन की बात होनी चाहिए थी। आपका जवाब लूंगी, फिर हेडलाइंस के लिए मैं जाऊंगी। रेगुलेशन ठीक है सर, ओके। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी है या व्यवसाय का व्यवसायिक रिलेशन का जो कोड है, उस पर ऑलरेडी कानून पूर्णिमा जी बन चुके हैं। ठीक है सर। मैथिल साहब, कुल मिलाकर अगर मैं नीति आयोग के नंबर्स के हिसाब से जाऊं तो कुल मिलाकर कुल वर्कफोर्स का 7 to 8% है जो कि गिग वर्कर्स में जाता है, गिग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि 20-21 में 77 लाख था, तो 29 से 30 में 2.35 करोड़ 23.5 मिलियन तक ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये चला जाएगा। जाहिर बात है कि इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। क्या इस एक फैसले से 7 to 8% को सुविधा देने के लिहाज से आपको लगता है कि नंबर्स में कमी दर्ज हो सकती है संभवतः? और अगर हो रही है तो फिर इसका एक विकल्प भी तो होगा कि हम अगर इसको रेगुलेट करते हुए और ये रेगुलेशंस लागू हो, क्योंकि गिग वर्कर्स और ये सारी की सारी कंपनी इन रेगुलेशन से बहुत आगे निकल चुके हैं। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो निर्णय आया है, इस निर्णय में छोटा सा करेक्शन अत्यंत आवश्यक था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए सोचा, ये मैं आपको पहले बता दूं। और उन्होंने जो अभी लेबर लॉज में अमेंडमेंट किया है उसके अंदर ESI, इंश्योरेंस, PF ये तीनों मैंडेटरी कर दिए। साथ में अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी कर दिया, मिनिमम वेजेस और टाइमली पेमेंट ये भी मैंडेटरी कहा, और साथ में डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर ये ओनली फॉर गिग वर्कर्स है, ये भी उन्होंने किया। और साथ में एक सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट करने की उन्होंने जो है उस बिल में जो है वो जगह रखी है।